आज सुबह से ही बहुत मसरूफ़ियत रही थी उसकी। शाम के साए ढल रहे थे जब वो फ्री होकर अपने ऑफ़िस में आया था। अपने लिए कॉफ़ी का बोलकर वो आज की फ़ाइल्स पर नज़र दौड़ा रहा था जब उसका मोबाइल रिंग हुआ। कोई अननोन नंबर था। ज़ारून शाह स्पीकिंग। उसने तारफ़ी जुमले के साथ कॉल रिसीव की। जानता हूँ, मगर मुझे मेरी बेटी से बात करनी है ज़ारून शाह। उसका नंबर ऑफ़ है और मैं अच्छे से जानता हूँ कि उसका फ़ोन तुम्हारे कब्ज़े में होगा। दूसरी तरफ हसन शाह फुँकारा। हसन शाह की कोई और बेटी भी है? ज़ारून को उसकी दिमागी हालत पर शुबा हुआ। मेरी एक ही बेटी है और तुम जानते हो। अब बात कराओ मेरी उससे। तुम्हारी जिस बेटी को मैं जानता हूँ वो तो मुझे जहर देकर उसी रात चली गई थी मेरे घर से। तो अब नंबर्स बदल बदल कर कॉल्स करके और 1.5 माह बाद इस ड्रामे का सारा मकसद जान सकता हूँ मैं। ड्रामा तो तुम कर रहे हो। सीधी तरह बताओ मेरी बेटी कहाँ है, कहाँ छुपाया है उसे। अगर मेरी बेटी को ज़रा सी भी तकलीफ़ पहुंचाई तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा ज़ारून शाह। हसन शाह चिंघाड़ा। तुम और तुम्हारी बेटी जो कर सकते थे ना, कर चुके हो, और आगे भी जो करना चाहो कोई परवाह नहीं मुझे। ज़ारून ने कॉल काट दी। मैं तकलीफ़ पहुंचाऊंगा इसकी बेटी को जो मुझे कभी नामुंतमिल होने वाला ज़ख्म दे गई है। और क्या बर्बाद करोगे मुझे? ज़ारून ने गुस्से से मुठियां भींची। हसन शाह पर हरगिज़ भी एतबार नहीं किया जा सकता था। उफ, आज उसका दिमाग माऊफ होने वाला था। अगर वो उसके पास नहीं गई तो कहाँ गई? यकीनन बाप बेटी की कोई नई चाल होगी अब। फिर कुछ सोचकर उसने हसन शाह के घर काम करने वाली एक मुलाजमा का नंबर मिलाया जिससे उसका पहले राब्ता था। हेलो, ज़ारून शाह बात कर रहा हूँ। तुम्हारी हुरिया बीबी कहाँ है? बात करवाओ मेरी। मुलाजमा ने हैरत से फ़ोन को देखा। साहब जी, वो तो आपके घर हैं। साहब जी, वो तो आपके घर वाले जी उन्हें ले गए थे अपने घर। उसके बाद तो वो यहाँ नहीं आई। सच कह रही हो? ज़ारून के सर में धमाके हो रहे थे जैसे। जी साहब जी, मैंने पहले कभी आपसे झूठ बोला है भला? बल्कि बड़े साहब तो बहुत परेशान है। शायद उनका नंबर भी बन जा रहा है। ओके, अगर कोई और बात हो तो मुझे बताना। वो तो समझ रहा था कि वो अपने बाप के घर जा चुकी है, इसलिए उसने उससे राब्ता करने की कोशिश ही नहीं की थी। हो सकता है हसन शाह मुझे परेशान करना चाहता हो, इसलिए उसने हुरिया को कहीं और शिफ्ट कर दिया हो। अगर ऐसा ना हुआ तो दिल बेचैन हुआ। तो मुझे क्या, भाड़ में जाए मेरी बला से। मेरा उन बाप बेटी से कोई वास्ता नहीं। भूलो मत कि वो तुम्हारी बीवी भी है ज़ारून शाह। और तुम्हें इल्म होना चाहिए कि तुम्हारी बीवी कहाँ और किस हाल में है। अंदर से एक उभरती आवाज़ ने उसे बुरी तरह कंफ्यूज कर दिया था। ओफ, क्या करूं? वो सब काम वहीं छोड़ता ऑफिस से निकल गया। वो सुबह से ही बहुत परेशान थी। ठीक भी नहीं थी तबीयत। अजीब सी कैफियत थी। जाने क्यों आज उसे इतना याद आ रहा था। भूली तो वो एक पल भी उसे कभी ना थी। हर पल मरी थी वो उससे दूर होकर, और अब सारी जिंदगी उससे दूर ही रहना उसकी सज़ा थी। वो सुबह से ही बहुत परेशान थी। तबीयत भी ठीक नहीं थी। अजीब सी कैफियत थी। जाने क्यों आज वो उसे इतना याद आ रहा था। भूली तो वो उसे एक पल भी ना थी। हर पल मरी थी वो उससे दूर होकर, और अब सारी ज़िंदगी उससे दूर ही रहना उसकी सज़ा थी। मुमकिन था कि अगर कभी वो उसके सामने जाती तो वो एक पल में ये जो नाम का रिश्ता रह गया था उसे भी ख़त्म कर देता। उसके साथ के वो लम्हे हुरिया की ज़िंदगी का हासिल थे। बेरंग सी ज़िंदगी में उसकी यादें ही थीं जो हुरिया को ज़िंदा रखे हुए थीं। ज़ारून का तंग करना, बहाने बहाने से उसका हुरिया को पास बुलाना, तब कितना चिढ़ती थी वो उसकी हरकतों पर। वो इजहारे मोहब्बत, वो इकरारे वफा, उसका हुरिया के इतना करीब आना, सब उसे याद था। वो तरस गई थी उसकी कुर्बत, उसकी शरारतों के लिए। जो रात उसके साथ गुजरी उसके बाद से कोई रात हुरिया चैन से नहीं सो सकी। राहत बाजार गई हुई थी। सुबह अकेली फुर्सत से ज़ारून शाह को सोच रही थी। फिर तंग आकर उसने टीवी ऑन कर लिया। यूं ही बेध्यानी में चैनल बदल रही थी, क्योंकि ध्यान के सारे धागे तो ज़ारून शाह से बंधे थे। एक टॉक शो में बैठे गेस्ट पर उसे ज़ारून का गुमान हुआ, मगर जब एंकर ने उसका नाम लेकर कुछ पूछा तो उसका गुमान यकीन में बदल गया। वो ज़ारून शाह ही था। लाइव शो चल रहा था। आपके काम के हवाले से तो तकरीबन सभी आपको जानते हैं। आज हम बात करेंगे आपकी निजी ज़िंदगी के बारे में। आपकी फैमिली भी किसी तारुफ की मोहताज नहीं। माशाल्लाह सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं आपकी फैमिली में। सो आज हम आपकी घरेलू ज़िंदगी के बारे में सवाल करेंगे आपसे। क्या पसंद है आपको और क्या नापसंद, और आपकी फ़ीमेल फ़ैन फॉलोइंग पर भी डिस्कशन होगी। काफ़ी ह्यूज फॉलोइंग है आपकी सोशल मीडिया पर। एंकर ने हंसते हुए छेड़ा। ज़ारून, जहाँ इतने ऑफिसर्स रहते हों घर का माहौल कैसा होता होगा, हम आपसे जानना चाहेंगे। माहौल वैसा ही होता है जैसा नॉर्मल घरों में होता है।
क्योंकि हम सब अपनी ऑफिशियल लाइफ अलग रखते हैं, उसे घर में डिस्कस नहीं करते। जो थोड़ा बहुत टाइम मिलता है फैमिली के साथ तो कोशिश होती है कि उन्हीं के साथ गुजारें। वो उस रात के बाद आज उसको देख रही थी, उसकी आवाज़ सुन रही थी। अब आते हैं बहुत ही ख़ास मौजू पर। आपने अभी तक अपनी शादी पब्लिकली अनाउंस नहीं की, मगर फिर भी सबके इल्म में है कि आप शादीशुदा हैं। तो इतनी क्या जल्दी थी? हुरिया की धड़कनें बेतरतीब हुई, जाने वो क्या बोलता। भाई, नेक काम में देर नहीं करनी चाहिए। बस मुझे जब लगा कि अब शादी कर लेनी चाहिए तो कर ली शादी, फिर भी बहुत जल्दी की। आपने लड़कियों के दिल तोड़ने में। एंकर के सवाल पर वो मुस्कुराया। हुरिया ने हसरत से उसे देखा। वेल, इस पर मैं यही कहूँगा कि जो दूसरों का दिल तोड़ते हैं, एक वक्त आता है उनका अपना दिल भी टूटता है। बज़ाहिर उसने मुस्कुराते हुए हल्के फुल्के अंदाज में जवाब दिया, मगर हुरिया को उसकी आंखों में वही तासुर नजर आया जो उसने उस रात देखा था। ज़ारून शाह का दिल किसने तोड़ दिया? एंकर मुतजस्सिस हुआ था। मैंने जस्ट एक बात की है, और लड़कियों को दिल बुरा करने की कोई भी ज़रूरत नहीं। उन्हें बेहतरीन मिल जाएगा, और जिनको आप ही बेहतरीन लगते हो उनको मैं ये तसल्ली दे देता हूँ कि आपके पास अभी भी 3 की जगह खाली है, इसलिए दिल छोटा ना करें। हुरिया का दिल किया कि उस मनहूस एंकर को निकाल कर बाहर गोली मार दे। उम्मीद पे दुनिया कायम है, और मज़े की बात कि मेरी बीवी को बिल्कुल भी एतराज़ नहीं इस बात पर, वो मुझे इजाज़त भी दे चुकी हैं। ज़ारून ने मुस्कुराते हुए कहा। हुरिया को अपनी कही बात याद आई। मेरी बला से जो मर्जी आए जाए, तुम्हें मैं खुशी खुशी दान दूंगी उसको। आंसू लुढ़क कर उसके गाल पर आए। अच्छा, भाभी के मुतालिक कुछ बताओ, कहाँ देखा उनको? क्या चीज़ दिल को लगी कि शादी जैसा फैसला इतनी जल्दी कर लिया? रोना भूलकर हुरिया की जैसे हिस्सें जाग उठी थी सारी। मैंने उन्हें एक शॉपिंग मॉल में देखा था और उसी दिन निकाह कर लिया। क्या अच्छा लगा वाली बात वो गोल कर गया। वाह, बड़ी फिल्मी सी स्टोरी है। खाने में क्या पसंद है आपको? नो पर्टिकुलर चॉइस, जो भी बनाओ खा लेता हूँ, बस अच्छा बना हुआ हो। तो भाभी की कुकिंग कैसी है? और लास्ट टाइम उन्होंने आपको क्या बना कर खिलाया था? कुकिंग का तो मुझे नहीं पता कि उन्हें आती है कि नहीं, क्योंकि मैं उनके हाथ का बना अभी तक तो कुछ नहीं खा चुका। अलबत्ता मुझे याद है लास्ट टाइम मैंने उनके हाथ से दूध का ग्लास पिया था जिसमें जहर था। हुरिया ने जुमला मुकम्मल किया और फूट फूट कर रो दी। मतलब वो भी हर बात याद रखे हुए था। अगर हुरिया को वो सब नहीं भूला था तो ज़ारून शाह की याददाश्त में भी वो सब साफ था। अब प्रोग्राम में लाइव कॉल्स की जा रही थीं जो कि ज़्यादातर लड़कियों की थी, जो वाकई उसके पीछे क्रेजी थी। एक से बढ़कर एक दीवानी थी उसकी, और एक वो थी जिसने उसे पाकर गंवा दिया था। ये जो इतनी लड़कियां आपकी शैदाई हैं, इनको क्या मैसेज देना चाहेंगे जाने से पहले? मैं सबको यही कहूँगा कि रिश्ते सिर्फ वहाँ बनाएं जहाँ आप लोगों को लगे कि वाकई आपकी अहमियत है। कभी भी सिर्फ अपनी पसंद या नापसंद की बेस पर रिलेशनशिप नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि ज़बरदस्ती किसी की ज़िंदगी में या उसके दिल में आप कभी जगह नहीं बना पाएंगे। लाजिम नहीं जो आपको पसंद हो उसको भी पसंद हो। रिश्ते म्यूचुअल पसंदीदगी पर चलते हैं। उसका मैसेज सबके लिए था, मगर हुरिया को लगा जैसे वो उसे सुना रहा हो। शो खत्म हो चुका था। वो वहीं बैठी थी, खाली दामन, खाली हाथ। हसन शाह को नई टेंशन ने घेर लिया था। अगर ज़ारून वाकई ठीक कह रहा था तो फिर यकीनन वो सीडी हुरिया ने देख ली होगी, इसीलिए वो उसके पास नहीं आई। तो फिर कहाँ चली गई? उफ हुरिया, मेरी बच्ची मुझसे नफरत करने लगी है। नहीं, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। अपनी इकलौती औलाद की आंखों में अपने लिए हक़ारत देखना। नहीं, नहीं, मैं सोचना भी नहीं चाहता ये बात। हसन ने उसके सारे फ्रेंड से पता कर लिया, मगर किसी को उसके बारे में इल्म नहीं था। उनकी बेटी 1.5 माह से गायब थी और उन्हें खबर ही ना थी। वो तो समझ रहे थे कि शायद ज़ारून को उनके प्लान का पता चल गया होगा, इसलिए उसने हुरिया से मोबाइल ले लिया होगा कि वो मुझसे रब्ता ना कर सके। ज़ारून शाह, मेरी बात सुनो। उसने थक हार कर फिर से ज़ारून को कॉल मिलाई। बोलो, देखो, मेरी लड़ाई तुम्हारी लड़ाई अपनी जगह, मगर मेरी बेटी को इस तरह मत घसीटो दरमियान में। उससे एक बार मेरी बात करवा दो। मुझे सुकून नहीं आ रहा, मैं मर जाऊंगा उसके बगैर। वो मेरी इकलौती औलाद है। तुम जो बोलोगे मैं करने को तैयार हूँ। मुझे एक बार उसकी आवाज़ सुनवा दो।
हसन शाह बाकायदा मिन्नतों पर उतर आया था अब, जिस पर ज़ारून शाह का यकीन भी मुतज़लज़ल हुआ। मैं बता चुका हूँ कि वो उस रात सीडी लेकर चली गई थी, अब कहाँ गई मुझे नहीं इल्म। उसने बज़ाहिर खुद को नॉर्मल ज़ाहिर किया, वरना वो बुरी तरह डिस्टर्ब हो चुका था। जो भी था वो उसकी इज्जत थी। वो अब तक तो पुरसकून था कि वो हसन शाह के पास ही होगी, मगर हसन शाह का लहजा तो और ही कहानी सुना रहा था उसे, जिसका मतलब साफ था कि वो सीडी लेकर कहीं और चली गई थी, मगर कहाँ। उस रात वो हॉस्पिटल से निकली तो कुछ तय न था कि कहाँ जाए, फिर यूं ही अंधाधुंध चलते हुए एक टैक्सी से टकरा गई, या शायद टैक्सी उससे टकरा गई थी। एक लड़की जल्दी से बाहर निकली। कुछ सवाल जवाब के बाद पता चला कि वो लाहौर जा रही थी, जहां वो एक स्कूल में पढ़ाती थी। उसने झट से हुरिया को साथ चलने की ऑफर कर डाली और फौरन ही हुरिया ने उसकी ऑफर कबूल भी कर ली। वो राहत नामी उस लड़की के साथ लाहौर पहुंची। राहत ने बताया कि वो भी अभी नई है इस शहर में, और जिस स्कूल में वो पढ़ाती है उसे भी वहां जॉब दिलवा देगी, मगर मेरे पास तो मेरे डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं। हुरिया ने एक और मसला बताया। फिक्र ना करो, मैं बात कर लूँगी प्रिंसिपल से, मेरी उनसे अच्छी दुआ सलाम है, बहुत अच्छी खातून है वो। फिर 2 दिन बाद हुरिया ने भी उसके साथ स्कूल ज्वाइन कर लिया। उसे नहीं पता था राहत ने उन्हें कैसे आमादा किया होगा, मगर वहाँ हुरिया से किसी ने कोई सवाल नहीं किया, बल्कि सब ने उसका बहुत अच्छा वेलकम किया। एक अटैच बाथ कमरे, ड्राइंग रूम और किचन पर मुश्तमिल छोटा सा अपार्टमेंट स्कूल के ही करीब था। वो दोनों पैदल ही स्कूल जाती थी। वो अपने बाप की इकलौती बेटी, इन हालों में भी अपने बाप की वजह से ही थी। उसके साथ ये सब करने वाला खुद अपना सगा बाप ही था उसका। उसके हाथ उसके हाथों उसी के शोहर को धोखे से जहर दिलवाया। अगर उसे कुछ हो जाता तो वो कैसे अपने आप को माफ़ कर पाती। सब लोग आज फरवा के ससुराल गए थे। मीर शाह हमेशा की तरह पिछले 2 दिन से अपने किसी इम्पोर्टेंट काम पर था। ज़ारून भी हुरिया की तलाश में भटक रहा था, जबकि एहान ने भी अपने किसी काम की वजह से माजरत कर ली थी। वो वैसे भी कम ही फैमिली मैटर्स में इन्वॉल्व होता था। यार क्या करें, सख्त बोरियत हो रही है। वो दोनों हवेली में बोलाई बोलाई फिर रही थी। फरवा की वजह से माहिमा हवेली में ही रुकी थी, बाकी उष्णा और इरहा बीजान लोगों के साथ गई थी। उन लोगों की वापसी काफ़ी लेट हो जानी थी। अभी तो शाम हुई थी। वो दोनों टीवी लाउंज में फ़नी मूवी लगाकर बैठी थी जब जमान नशे में झूलता हुआ अंदर दाखिल हुआ। वो इतनी बुरी हालत में कमी हवेली आता था, आज तो कदम बुरी तरह लड़खड़ा रहे थे। माहिमा का दिल नाखुशगवार तरीके से धड़का। सरे शाम वो इस तरह धुत होकर आया था। मुंह क्या देख रही हो, मेरा खाना लाओ कमरे में। वो यूं ही झूलता हुआ कमरे की तरफ बढ़ गया। तुम रहने दो, शबाना दे आएगी खाना। फरवा ने उसे रोका। एमी गुस्सा होंगे, मुलाजमों के सामने तमाशा करेंगे। तुम कमरे में जाओ, मैं आती हूँ थोड़ी देर तक। महिमा, तुम क्यों बर्दाश्त कर रही हो ये सब? यार दफ़ा करो ऐसे नाम नेहाद रिश्ते को जो तुम्हें सिर्फ तकलीफ दे। तुम नहीं समझोगी यार, बिना माँ बाप के इंसान कैसा अकेला हो जाता है। बड़ी मुमानी बचपन से जाने कितनी बार मुझे सुना चुकी हैं कि हम उनके घर पे पड़े हुए हैं। मुझे लगा मैं ज़मान को आहिस्ता आहिस्ता बदल लूँगी, मगर उसने मुझे गलत साबित कर दिया। तो छोड़ दो, क्यों जान का अजाब बनाया हुआ है? छोड़ के कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी? एक ही घर में तो रहते हैं। अरूसा मुमानी जीना हराम कर देंगी मेरा, और फिर तलाक याफ्ता लड़की की मुआशरे में क्या हैसियत है तुम जानती नहीं हो क्या? मैं अपनी वजह से किसी और को परेशान नहीं करना चाहती। चलने दो जैसे ये सब चल रहा है। वो बेदिली से उठकर किचन की तरफ गई। खाना खा लें उठकर। उसने ट्रे साइड टेबल पर रखी और आगे बढ़कर उसे सहारा देकर उठाया। नशे में झूलते उसने यूं ही नीम दराज लेटे लेटे चंद लुकमे लिए। चाय लाऊं? माहिमा ने बर्तन उठाते पूछा। नहीं, सर दबाओ मेरा इधर बैठकर। जी मैं बर्तन रखा हूँ, फिर दबा देती हूँ। मैंने बोला ना पहले सर दबाओ मेरा, बर्तन बाद में रख देना। माहिमा डरते डरते उसके सिरहाने बैठकर उसका सर दबाने लगी। दिल बुरी तरह धड़क रहा था, हाथ लरज रहे थे। वो कई कई दिनों तक हवेली से बाहर रहता, मगर जिस दिन हवेली होता वो दिन माहिमा के लिए किसी अजाब से कम नहीं होता था। उसकी बर्बरियत से उसका जिस्म और रूह दोनों दागदार होते थे। माहिमा इन्हीं सोचों में गुम दुआएं कर रही थी कि वो जल्दी से सो जाए, मगर उसकी दुआएं शायद मुस्तजाब नहीं हुई थी। जब ही जमान ने उसे खुद पर गिराया, वो बुरी तरह से मजामत करने लगी। हर बार ये ड्रामा ज़रूरी होता है जब पता है कि कोई फ़ायदा नहीं होता, इसलिए मेरा मूड ख़राब नहीं करो। जो हो रहा है आराम से होने दो। आप जाएं, जहाँ इतने दिन और रातें गुजारते हैं अभी भी उन्हीं के पास जाएं। मुझे वहशत होती है इस सब से। दूर रहें मुझसे। मैं आपके बाकी सारे काम करूंगी, मगर ये सब मैं मज़ीद बर्दाश्त नहीं करूंगी।
आज पहली बार उसने हिम्मत करके अपने हक और अपने वक़ार के लिए आवाज़ उठाई थी। बकवास मत करो, अगर मेरा दिमाग घूम गया ना तो बहुत बुरा होगा। और क्या बुरा होगा इससे ज़्यादा? क्या बुरा करेंगे आप? इससे पहले पहले ही बहुत बुरा कर चुके हैं आप मेरे साथ, मगर अब मैं आपको इजाज़त नहीं दूँगी अपने साथ ये सब करने की। तेरी इजाज़त की तो ऐसी की तैसी, तुझसे इजाज़त माँग कौन रहा है? ज़ुबान चलाएगी मेरे सामने? बहुत परपुर्ज़े निकल आए हैं, जितना उड़ना था ना मेरी गैर मौजूदगी में उड़ लिया, आज के बाद चूँ भी नहीं करेगी तू। ज़मान ने झटके से उसे बेड पर पटका और उसे अपनी गिरफ्त में लिया। वो झटपट आई मगर नाकाम रही, मगर बेतहाशा रो दी। ज़मान पीछे हटे, छोड़े मुझे, दूर हो मुझसे। वो गिड़गिड़ाई मगर वो धुत नशे में कान लपेटे उसकी मज़ाहमत को नज़रअंदाज करता उस पर झुका हुआ था। उसके अमल में इतनी शिद्दत और जारियत थी कि वो सिसक उठी, मगर वो वहशी होता, उस पर अपनी वहशत उंडेल रहा था। जब उसकी दरिंदगी बर्दाश्त से बाहर हुई तो वो तकलीफ़ की ज़्यादती से हवास खो बैठी, मगर वो होश में होता तो ये देखता ना सब। अच्छे से उसको रोंद कर वो उठा और वैसे ही लड़खड़ाता हवेली से निकल गया। फरवा उसका इंतज़ार करती करती वहीं सो गई थी। जब एहान लाउंज में दाखिल हुआ, मुलाजमा को आवाज़ दी, फरवा बीबी को उठाकर उनके कमरे में भेजो। और बाकी सब आ गए वापस? जी, वो थोड़ी देर पहले फ़ोन आया था कि वो लोग शहर पहुंचने वाले हैं, मगर रात वो फार्म हाउस पर रुकेंगे और सुबह हवेली आएंगे, बड़े शाहजी कह रहे थे जी। ओके कहकर वो आगे की तरफ बढ़ गया। फरवा बीबी, आप अपने कमरे में जाकर सो जाएं। शबाना ने उसे उठाया। बाकी सब आ गए? नहीं, वो तो सुबह आएंगे, फार्म हाउस रुकेंगे आज रात। एहान साहब ही आए हैं अभी तो। ओके, और माहिमा कहाँ है? फरवा ने सोफे से उठते पूछा। जमान साहब तो थोड़ी देर पहले फिर कहीं चले गए, माहिमा बीबी अपने कमरे में ही है। थैंक गॉड जमान भाई चले गए, मैं माहिमा के पास ही सो जाती हूँ। वो दुपट्टा ठीक करती माहिमा के कमरे की जानिब बढ़ी, मगर दरवाज़ा खोलने पर जो मंजर उसको देखने को मिला वो फरवा को सरता पैर लरसा गया। माहिमा की हालत इतनी अबतर थी कि वो होश में ही ना थी। फरवा दहलीज पर खड़ी कांप रही थी, एक कदम भी उठाने की सकत नहीं हो रही थी। बहुत मुश्किल से खुद को घसीटकर बेसुध पड़ी माहिमा की तरफ बढ़ी। उसका जिस्म इतना ठंडा था जैसे बेजान हो गया हो। फरवा ने कांपते हाथों से उसका बिखरा सरापा समेटा। गालों पर बेदर्दी से मारे गए थप्पड़ों के निशान वाजे थे। होंठ एक साइड से फटकर खून जम चुका था उस पर। जमान ने उसे अधमुआ कर दिया था। फरवा ने उसके नोचे खसोटे जिस्म से नजरें चुराई। बहुत कोशिश की मगर वो होश में ना आई। किसी अनहोनी के डर से वो भागी। एहान भाई दरवाज़ा खोलें प्लीज़। एहान भाई, क्या आप जाग रहे हैं? वो धड़ धड़ दरवाज़ा खटखटा रही थी। उस वक्त कोई घर पर मौजूद नहीं था। उस वक्त घर पर कोई मर्द मौजूद ना था एहान के अलावा। क्या हुआ फरवा, सब खैरियत है ना? वो जो शावर लेकर अभी निकला था, बाल वैसे ही बिखरे हुए थे। जल्दी से शर्ट पहनकर दरवाज़ा खोला उसने। भाई, वो माहिमा, वो जमान भाई। फरवा को समझ नहीं आ रही थी कि क्या बताए। क्या हुआ, जमान को या माहिमा को? जमान ने कुछ कहा है क्या? एहान फौरन अलर्ट हुआ। भाई, वो माहिमा बेहोश पड़ी है, उठ नहीं रही, उसकी नब्ज़ भी बहुत स्लो है। जमान कहाँ है? एहान का लहजा लड़खड़ाया। वो तो जा चुके हैं, आप जल्दी चले मेरे साथ, माहिमा ठीक नहीं है। एहान किसी अनहोनी के डर से फरवा के पीछे हो लिया था। हर कदम के साथ साथ उसका दिल भी बैठता जा रहा था। या अल्लाह, मज़ीद किसी इम्तहान में मत डालना, तेरा ये आजिज़ सा बंदा शायद बर्दाश्त ना कर पाए इस बार। वो कमरे में दाखिल हुआ। फरवा उसके सिरहाने बैठी हुई थी और वो यूं आंखें बंद किए हुए थी जैसे इस जालिम दुनिया से हमेशा के लिए मुंह मोड़ने का इरादा हो। एहान वहीं दहलीज पर जमा था। भाई, क्या हो गया आपको? देखें, इसकी हालत ठीक नहीं है, हमें इसे हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा, जल्दी करें। अरमान भाई हॉस्पिटल में ही हैं, उधर ही चलते हैं। एहान के कदम आगे बढ़ने की बजाय पीछे को उठने लगे। वो उल्टे कदमों वापस चलने लगा। कहाँ जा रहे हैं आप? देख नहीं रहे इसकी हालत? फरवा को एहान का बिहेवियर बहुत अजीब लगा था। वो उसे माहिमा को उठा के हॉस्पिटल ले जाने का बोल रही थी और वो वापस जा रहा था। एहान के कदम लड़खड़ाए। उसने दीवार का सहारा लेकर खुद को संभाला। वो कैसे उसे उठाए? वो तो उसे हाथ ही नहीं लगा सकता था। उससे ये सब नहीं होना था। वो तो सोच भी नहीं सकता था। वो उसका नामहरम था। वो अगर उसे छू लेता तो ये उसके यकतरफा इश्क की तौहीन होती। अगर कभी भी उसे महिमा के लम्स से आशनाई हो गई तो फिर इस दुनिया में कोई उसे महिमा से दूर नहीं कर सकता था, खुद महिमा भी नहीं। इसीलिए उसने उसे कभी ख्वाब में भी छूने की गलती नहीं की थी।
उसने कांपते हाथों से मोबाइल निकाला कि किसी को कॉल करके बुला सके। जब सामने अंदर एंटर होते मीर शाह पर नज़र पड़ी। एहान उसे देखते ही वहीं ज़मीन पर बैठता चला गया। मीर जल्दी से आगे बढ़ा। एहान, आर यू ओके? मीर पंजों के बल उसके करीब बैठा। एहान ने खाली नज़रों से उसे देखा। मीर, उसको बचा लो अगर आप चाहते हैं कि एहान जिंदा रहे। उसकी आवाज़ बेहद धीमी थी। क्या हुआ महिमा को? मीर एक सेकंड में समझ गया था कि वो किसकी बात कर रहा है। एहान ने बिना कुछ कहे उसके कमरे की तरफ इशारा किया। मीर शाह का दिल नाखुशगवार तरीके से धड़का। फरवा रोते हुए उसे मुसलसल होश में लाने की कोशिश कर रही थी। क्या हुआ है? मीर ने जल्दी से आगे बढ़कर पूछा। ये उठ नहीं रही, हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। एहान भाई को मैंने बोला मगर वो वापस चले गए। मीर बिना वक्त ज़ाया किए महिमा को उठाकर कमरे से बाहर ले आया। बाहर निकलकर उसने एक नज़र एहान को देखा जो अभी तक किसी हारे हुए जुआरी की तरह ज़मीन पर बैठा था। एहान, साथ चलोगे? मीर एक पल को उसके पास रुका। वो दीवार का सहारा लेकर उठा। मीर जल्दी से बाहर निकला। महिमा को पिछली सीट पर लेटाया। फरवा ने उसका सर अपनी गोद में रखा। एहान मीर के साथ आगे जाकर बैठ गया।